सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन गाइस, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ नया सा लेकर आ रहे हैं और हर बार आपको समझा रहे हैं कि आप अपने एग्जाम को बेहतर कैसे बनाएंगे और जो भी आपके चैप्टर्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं 12th क्लास की, उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। हर वीडियो में आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि उन क्वेश्चन को किस प्रकार समझें, किस प्रकार लिखें और इसके साथ बहुत कुछ। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल काफी बेहतर होए और आप इसमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट लें और अपने भविष्य को और बेहतर बनाएं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चैप्टर्स के बारे में जो इतिहास में हमने 2 पहले कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे 3rd चैप्टर के बारे में जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको उन क्वेश्चन बारे समझाऊंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। एक बार जरूर चाहूंगा कैमरामैन हमें आपको दिखाए कि आप देख सकें कि हम यहाँ विद्यार्थी 12वीं कक्षा के। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और आप भी 12वीं कक्षा विद्यार्थी जो यूट्यूबर्स देख रहे हैं वीडियो को, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। डिसाइड ये करना है आपको कि उसके पीछे रीजन क्या होगा प्राप्त करने का, रट्टा या समझ। अगर आपकी समझ बेहतर है तो नंबर भी बेहतर आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से याद करने की पावर और कैपेसिटी आप दिखा रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। याद करना छोड़ दें और समझना शुरू कर दें। समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस अगर आप किसी चीज को अच्छे से फील कर सकते हैं तो आपको वो 100% समझ में आएगा। इतिहास इजी होता है, टफ नहीं होता है। डिसाइड बस आपको करना होता है कि समझना किस तरीके से है। अगर आप बार बार याद कर रहे हैं तो आप इतिहास को समझ नहीं रहे हैं बल्कि अपने लिए समस्याओं को क्रिएट कर रहे हैं। आई होप सो आप समझदार हैं और समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम बात करेंगे 3rd चैप्टर के बारे में जिसमें से मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन चूज करे हैं। आई होप सो उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और मैं बताऊंगा सबसे आसान तरीका उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सो गाइस, जो 5 क्वेश्चन है वो ये 5 क्वेश्चंस जो इस बच्चे ने लिखे हैं और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं, जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी और जो आप यहां बैठे हैं सबके लिए क्वेश्चन है। पहले मुझे बताइए आप, जो आपका 3rd चैप्टर आप सबने पढ़ा है? yes, तो पढ़ने के बाद क्या चीज दिमाग में पहले आई? ये बात आई कि इसे याद करना चाहिए कि ये बात आई कि पहले समझना चाहिए? खैर, आई होप सो आपने भी इसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 5 जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। सो गाइस, उसमें पहला क्वेश्चन है वो है महाकाव्य क्या है तथा इसकी रचना काल में देश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। दूसरा, मनुस्मृति के संदर्भ में विवाह के वर्णन करें। तीसरा, जाति प्रथा क्या है, इसकी उत्पत्ति के पीछे क्या कारण थे, इसके गुण व अवगुण को बताइए। चौथा, चांडाल किन्हें कहा जाता था तथा इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। 5वां, अंतः विवाह और बहिर्विवाह मतलब बाहर का विवाह, इन दोनों का मतलब समझाने के लिए कहा जा रहा है। इसको एक बार देख लीजिए आप। आई होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा जो इसमें क्वेश्चंस है। मैं आपको एक बार क्लोजर दिखाना चाहूंगा, देखिए। सो गाइस, अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो मैं इसमें जो पहला क्वेश्चन समझाना चाहूंगा महाकाव्य। आई होप सो आपने महाकाव्य पढ़ा होगा और महाकाव्य में जो आपने पढ़ा है उसमें कुछ ये लिखा है कि जिस पुस्तक या ग्रंथ में 1 या 2 से अधिक सूरवीरों मतलब जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कूटनीतिज्ञ हो, समझदार हो और वीर हो, साहसी हो, बहादुर हो, जब उसमें 1 से 2 से ज्यादा होंगे तो वो ग्रंथ जो पुस्तक होगी वो ऑटोमेटिक महाकाव्य का रूप धारण कर लेगी। ये है लॉजिकली समझने के लिए, आपने किताब में देख लिया होगा। अब बात ये आती है कि आप इसको कैसे समझेंगे कि है क्या महाकाव्य। काव्य मतलब जिसके अंदर कविताएं रूप में कुछ लिखा हो, काव्य रूप में कुछ लिखा हो, दोहा, चौपाई, सोरठा इस रूप में लिखा हो और आप इसको पढ़कर ये प्राप्त कर सकें कि इस ग्रंथ में, इस महाकाव्य में कितने सारे सूरवीर हैं। जैसे रामायण महाकाव्य एक है और महाभारत एक महाकाव्य है। आपको याद होगा कि इसमें बहुत सारे सूरवीर हैं, बहुत सारे ताकतवर हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर कई
शत्रुओं को और कई शासकों को और कई महापराक्रमी शासकों को हराया है। और इसके साथ साथ अगर लिखने के सेंस में आप लिख सकते हैं, इसके अंदर महाकाव्य उन ग्रंथों पुस्तकों कहा गया जिसमें एक से अधिक सूर्यों का वर्णन किया गया, जैसे रामायण और महाभारत। इसमें एक बात और है, इसमें जो लिखा है कि जब इसकी रचना हुई उस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या थी। देखो, अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए ध्यान से। राजनीतिक, जिसके अंदर बात आती है उस साम्राज्य की, उस शासक की और उन सभी की जिन्होंने साम्राज्य को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का वर्णन किया। इसके साथ साथ अगर आप सामाजिक की बात करें तो समाज का रूप कैसा था, समाज में लोगों को रहने का, उठने बैठने का, उनके रीति रिवाजों का स्वरूप कैसा था। इसके साथ साथ वो किस प्रकार से समाज में जुड़े हुए थे, किस प्रकार से एक दूसरे की मदद करते थे, या अगर उनमें अलगाववाद था या उनमें कोई विभिन्नता थी या उनमें भेदभाव था तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था। तीसरा, धार्मिक स्थिति, धर्म। अगर धर्म के नाम पे बात करें तो आज भी भारत में बहुत सारे धर्म है और धर्मों को लेकर भेदभाव देखा जाता रहा है, पहले देखा जाता था और आज भी देखा जाता है। अब इन सब की जो स्थितियां थी, कुछ स्थानों पर तो काफी बेहतर थी और कुछ स्थानों पर बेहतर नहीं थी। रामायण में बात की जाए तो कई स्थानों पे काफी बेहतर पाई गई है, जबकि महाभारत में कई स्थान बेहतर नहीं पाई गई है, क्योंकि महाभारत का तो नाम ही है युद्ध होना और शत्रुओं को पराजित करना। जबकि रामायण में बात की गई है सबसे पहली कि आपका व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, आपको सत्य के मार्ग पर क्यों चलना चाहिए, आपको अपने कुल, अपने समाज, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कृति को कैसे बढ़ाना चाहिए और उनका कैसे विकास करना चाहिए। ओवरऑल अगर बात की जाए तो पूरे महाकाव्य की रचना के दौरान इन सब बातों को विशेष रूप से देखा और परखा गया है। और अगर आप रामायण में जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि रामायण हमें अच्छी सीख देता है, रामायण हमें अच्छी सीख देता है, बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है, यह आपने देखा है। जबकि महाभारत में क्या है, उसमें अलग है, उसमें किस प्रकार से रिश्तेदार यानी कि एक ही माँ बाप के पुत्र आपस में किस प्रकार शत्रु बने हुए हैं, राज्य को लेकर, स्त्री को लेकर, धन को लेकर कितने ललायत हैं। ललायत मतलब होता है कितनी इसमें इच्छाएं हैं और उसको पाने के लिए एक दूसरे युद्ध कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। यह महाभारत है, इसलिए महाभारत के बारे में लोग कम बात करते हैं, रामायण को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आई होप सो आपको इसमें जो समझाना चाहता हूं आप तक पहुंच रहा होगा। अगर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है तब भी आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्लस आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और जो यूट्यूबर्स हैं वो मुझसे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। गाइस, जो दूसरा क्वेश्चन है मनुस्मृति के संदर्भ में, विवाह, 8 विवाह इसमें बताए गए हैं। 8 मनुस्मृति। मनुस्मृति एक तरह की ग्रंथ है जिसको लिखा है मनु ने, और इस मनुस्मृति में उन्होंने भारत के जो अंदर जो 8 विवाह प्रचलित थे उसका इन्होंने वर्णन किया है। 8 के 8 विवाह आपने पढ़ रखे होंगे। इसमें से जो कुछ खास विवाह हैं मैं उनके नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में 8 के 8 विवाह हैं। हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई 1 नंबर या 2 नंबर में आपको एक सिंगुलर क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये विवाह कौन सा था। जो इसमें सबसे अच्छा लगता है, जो आपने देखा है, ब्रह्म विवाह। आप ब्रह्म विवाह को अरेंज मैरिज का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गांधर्व विवाह, इसको आप लव मैरिज का नाम दे सकते हैं, गांधर्व विवाह, जिसमें प्रेम में फंसकर शादी की जाती है। और सबसे जो निम्न स्थिति का या निम्न स्तर का विवाह था वो पैशाच विवाह है, जिसमें अवैध संबंध के बाद विवाह किया जाता है। अगर आपको इन 8 विवाह को समझना है तो आप इन 8 विवाह को किताब में पढ़ने के बाद ये ना सोचें कि किताब के लिए है, आप इसको अपने ऊपर लेके चले जाएं। अगर आप ऐसे हो और आपकी स्थिति ये है तो विवाह आपके संदर्भ में कैसा होगा। अगर आप ये सोचते हैं तो इसका आंसर आपके पास है, अगर आप ये नहीं सोचते हैं तो इसका आंसर आपके पास नहीं है। यू विल हैव टू फील, आपको महसूस करना है कि आप क्या चीज समझना चाहते हैं और आपको ये क्या समझाना चाहता है। जब आप अपने आप को इसमें इंक्लूड करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये मत सोचिए किताब में लिखा है तो मुझे पढ़ना है। यार, आप भी इस कैटेगरी में आते हो, यू आर ऑल्सो इंडियन, आप भी भारत के निवासी हो, आप भी भारतीय हो। अगर भारत के अंदर में 8 विवाह हैं तो आप उससे जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है कि आप किस स्थिति से धरती पर आए,
वो क्या है वो कोई आपसे नहीं पूछ रहा, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे समाज में कितने प्रकार विवाह प्रचलित हैं। बशर्ते आज इनको कम देखा जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा अभी भी देखा जा रहा है। समझ में आया आपको? Yes, sir. आप इन 8 विवाह को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 8 के 8 विवाह अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। जो यूट्यूबर्स हैं आप 8 विवाह पढ़िए, नहीं आता है मुझसे पूछिए, मैं आपको सबसे इजी कॉन्सेप्ट से क्लियर करूंगा कि आप किस तरह इसका आंसर लिखें। अगला क्वेश्चन जाति प्रथा के बारे में। जाति प्रथा क्या है? आप तो पढ़ते हो जातिवाद। जात के नाम पर जब भेदभाव हो, एक जात का व्यक्ति दूसरी जात के व्यक्ति से अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ समझे कि मेरी जात ऊंची है तेरी जात नीची है। आज हमारे गांव कस्बों में कई बार देखा गया है कि ऊंची जात का बंदा अपनी निम्न जात के बंदे से बात नहीं करता, और अगर बात करता है तो सिर्फ उसकी वैल्यू नीचे करके बात करता है। अपनी चारपाई बैठने नहीं देता, अपने बर्तन में खाना खाने देता था, बल्कि उसके अगर वो छू भी दे तो जाकर 3 बार नहाता था। ये आज भी हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे कॉलोनियां हैं, कॉलोनी नहीं बोलेंगे देहात बोलेंगे, देहात में ऐसा देखा गया है, आज भी ऐसा होता है। लेकिन अगर लिखना है तो लिखोगे क्या? जाति प्रथा, जहां किसी समुदाय में, समाज में, क्षेत्र में, राज्य में, देश में जात के नाम पर 2 व्यक्तियों के बीच में भेदभाव किया जाता है। और एक बात बताऊं, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? इसकी उत्पत्ति हमने खुद करी है, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। जब कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है ना, तो अपनी जात की बढ़ाई पहले करता है। अबे मेरी जात ये है, तेरी जात क्या? अपनी जात को देख। कमाल की बात है यार, भगवान ने इंसान बनाया, इंसान ने जात बना दी, और इसी जात में एक जुड़ा हुआ पॉइंट है वर्ण व्यवस्था, जिसका निर्माण हमारे ब्राह्मणों ने किया, और हमारे इस पूरे समाज को 4 वर्णों में बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण में बांट दिया, और वो चारों वर्णों में अलग अलग जात और बन गई, और ज्यादा जातें तैयार हो गई, और उनमें भेदभाव और ज्यादा बढ़ गया। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आपने अगर ये पढ़ा नहीं है तो पढ़ लेना, इजी है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो आस्क मी, मैं जरूर बताऊंगा आपको इसका आंसर। इसके साथ की उत्पत्ति क्यों हुई यार? उत्पत्ति का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो है हमारे ब्राह्मणों की सोच। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए हर कोई अपने आप को ऊंचा स्थान देता है कि मैं सबसे ऊंचे स्थान पर हूं। जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, जब कोई अपने आप को ऊंचा स्थान देगा बल्कि किसी और को देगा, तो ऑटोमेटिक समाज के अंदर स्थिरता आ जाएगी और समानता बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको उस समय की स्थिति निकल के आज लेके आऊं, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने से कमजोर खिलाड़ियों को मौका जहां देता है कि वो आगे आए, ठीक है ना, क्योंकि उसका ड्यूटी यही है, उसका काम यही है। आपके माँ बाप आपसे ऊंचे हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी देते हैं कि आप आगे आए, आप कुछ करें। मैं नहीं कर पाया लेकिन आप तो करें, मैं आगे नहीं बढ़ पाया आप तो आगे बढ़े, मैं कमजोर रह गया आप तो कमजोर ना रहे, वो आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर यही ब्राह्मण भी करते हैं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ब्राह्मणों ने स्वार्थ ऐसा किया। अब समाज में ऐसा क्या हुआ? धन के कारण, इच्छा के कारण, अपनी अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के कारण और अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के कारण, समाज के अंदर में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के कारण, और खेती को ले लो, अशिक्षा को ले लो, कामकाज को ले लो, काम के हिसाब से बंदे का जात तैयार हो गया। जो लोहा काम होने लगा लोहार हो गया, जिसने लकड़ियां काम किया वो बढ़ई हो गया, जिसने सामान बेच दिया वो दुकानदार हो गया, या हम कहे वैश्य में आ गया हो, बनिया हो गया। मतलब जात के नाम से या काम के नाम से लोगों की जात तैयार हो गई। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए धीरे धीरे जाति प्रथा का विकास हुआ। अब यहां एक बात और निकल के आती है, इसके गुण और अवगुण। अब सोचने वाले कि जाति प्रथा का भी अवगुण हो सकता है या गुण हो सकता है। लोग मान लेंगे कि हाँ भाई डिमेरिट्स तो होंगे लेकिन मेरिट्स नहीं हो सकते, मतलब अवगुण तो हो सकते हैं लेकिन गुण नहीं हो सकते। भाई गुण भी है इसके। जब जाति प्रथा उत्पन्न हुई तो जातें अलग अलग हो गई। अब एक जात का बंदा धनवान था, वो अपनी जात के बंदे जो गरीब था उसकी मदद करने तैयार हो गया कि ये मेरी जात का बंदा है, तुम इसे कैसे तंग कर सकते हो, प्रथा कर सकते हो। शिक्षा को लेकर कि मेरी जात के बंदे शिक्षित नहीं है, मैं अपनी जात को शिक्षित करूंगा। उनके रोजगार को लेकर, समझ आ रही बात क्या कर रहा हूं मैं, उनकी कृषि व्यवस्था को लेकर, उनकी घर की स्थिति को लेकर। मतलब एक जात का बंदा अपने से गरीब जात के बंदे को काम और उसके लिए करने के लिए तैयार है कि उसका विकास भी हो।
ये बहुत बड़ी बात है। अब इसका अवगुण कहां से आया? समाज में बिखराव आ गया, जात के अंदर भेदभाव उत्पन्न हो गया, एक जात का बंदा दूसरी जात के अंदर से कट्टर दुश्मनी लेके बैठ गया, वो अपनी जात को पढ़ने लग गया, समाज में बिखराव आ गया, समाज बंटना शुरू हो गया और धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। अगर एक लकड़ी है उसको तोड़ना आसान है, 2 लकड़ी होगी थोड़ा सा मुश्किल होगा, 3 होगी और मुश्किल होगा, 4 होगी और मुश्किल, अरे 5-10 हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। कहते हैं अगर आप एकजुट हैं तो आप बहुत मजबूत हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। अगर आप एक हैं तो आप में बहुत ताकत है, आपको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि सिर्फ मैं ग्रो करूं, तो भैया आप नहीं करने वाले। जब आप एकजुट होते हैं तो उससे सारा काम चलता है। अगर एक गाड़ी बनती है ना, गाड़ी, कार, तो सिर्फ कार सिर्फ अपने ही पुर्जों से नहीं बनती। अगर मारुति सुजुकी वाला कार बना रहा है तो सिर्फ कार में उसके पार्ट नहीं लग रहे, हर कंपनी के पार्ट्स को यूज कर रहा है वो। स्टीयरिंग व्हील, सीट्स, इंजन, कार्बोरेटर, टायर्स सबके अलग अलग है, रिम, मतलब सब अलॉय व्हील ले लो, सब अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब असेंबली बनाकर एक ग्रुप बनाकर काम कर रहे हैं। और अगर समाज में एक ग्रुप बनाकर रहेंगे तो आपका समाज कभी भी बिखरेगा नहीं। यानी कि इसका गुण भी है और अवगुण भी है। और गुण और अवगुण अगर आप पढ़ोगे तो आप अभी जैसे पढ़ रहे थे आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आप पढ़ोगे आपको 100% क्लियर होगा, क्योंकि जो भी आप पॉइंट पढ़ोगे वो सीधा पॉइंट आपको बढ़ा के आएगा, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हो। आप खुद देख लो इस समय समाज में हो क्या रहा है, समाज में क्या हो रहा है। आप इस समाज से अलग नहीं हो, आप अछूते नहीं हो, आप इस समाज से जुड़े हुए हो। और जो लोग ऐसा कह देते हैं ना कि जाति प्रथा से या जात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो भैया आपका उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन जाति प्रथा आप में इंटरेस्ट जरूर ले रहा है, वो आप में लेगा इंटरेस्ट। क्योंकि जब तक भारत में ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा कब होगा, कब सारी जातें हट जाएंगी और हम सब इंडियन बन जाएंगे, पता नहीं कब होगा। लेकिन जब तक है तब तक तो है कास्टिज्म, और आप देख रहे हैं और आप फेस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जाति प्रथा का उत्पत्ति क्यों हुई, क्या कारण थे, गुण अवगुण आप पढ़िएगा। नहीं क्लियर होता मुझसे दोबारा पूछिएगा, इजी है, अब आपको 100% समझ में आएगा। एक बार पढ़ के देख लीजिए, नहीं आए तो भाई बताना मुझे, मैं समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन चांडाल के आया था। चांडाल क्वेश्चन काफी इजी है। आपने कब्रिस्तान बोले या फिर शमशान घाट बोले, इन शमशान घाट और कब्रिस्तानों में एक आदमी रहता है जो सारा काम करता है कब्रिस्तान का, मुर्दों को जलाना, उन्हें दफनाना। ये चांडाल होते हैं। ये कैसे जीते हैं, ये कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। जो कपड़े आते हैं मुर्दे के समय यूज कर लेते हैं, खाने पे समय यूज कर लेते हैं। इनको कोई भय नहीं होता, क्योंकि इनका रूप और स्वरूप यही है। ये इसी तरह जीवन का चलाते हैं, जीवन बसर करते हैं। एक चीज और, चंडाल अगर कॉलोनी में आते हैं, किसी नगर में जाते हैं, तो ऐसे कभी जाकर ढोल बजा, एक चीज होती है उसको बजा के जाते हैं ये कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इनको जाना मानने नहीं होता। आप आज की बात नहीं कर रहा, पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो भैया खुले में घूमते हैं, मैं बात कर रहा हूँ पहले की। पहले होता था जो चंडाल होता था, उसने नगर में आना है तो उसके पास एक चीज होती थी बजाने वाली, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। आई होप सो आपने किताब पढ़ी हुई, आपको नाम याद आ जाएगा। और जो यूट्यूबर्स हैं वो भी बात ध्यान रखें कि वो कौन सी चीज हो सकती है। वो उसको बजाते थे, बजाने के बाद सब लोगों को पता था कि चांडाल हमारे नगर में है, ठीक है। और इस तरह, क्योंकि अगर वो वैसे जाएगा तो उसे दे दी जाएगी, तुम कैसे नगर में घुस सकते हो, उसको अलाउड नहीं था। मैंने बोला ना जाति प्रथा, तो वो भी किसी न किसी जात का हिस्सा है, वो भी कहां से आ सकता है उसके अंदर। तो चांडाल तो इसे कहा गया। कॉन्सेप्ट काफी इजी है, क्वेश्चन भी काफी इजी है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। आप खुद सोचिए, अगर आप चांडाल हो, आप मुर्दों को फूंकते हो, तो सोचिए कि आपके हाथ से लोग कितने पानी पीने वाले होंगे, शायद नहीं। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अंतःविवाह बाह्य विवाह। अंतःविवाह जब एक ही जाति में किया जाता है। शर्मा अगर शर्मा शादी कर रहा है, अंतःविवाह। विश्वकर्मा विश्वकर्मा से कर रहा है, अंतःविवाह। गुप्ता गुप्ता कर रहा है, अंतःविवाह। जो अपने ही गोत्र में, अपनी ही जात में की जाता है वो अंतःविवाह। बहिर्वाह जो अपनी जात से बाहर गया है, जो आज हमारे समाज की थोड़ी वैरायटी बन चुकी है। आज लड़का और लड़की कोई भी हो, उसको अब दूसरी जात के बंदे से ही सब लगाव होता है, अपनी जात के धर्म से लगाव जल्दी नहीं होता। मानना यही है, लड़का मुसलमान, लड़की हिंदू चाहिए, लड़की मुसलमान, लड़का हिंदू चाहिए, ठीक है। हमारी जात को जो है दूसरी जात की लड़की चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि सिंपल सी बात है, आज हमारी यूथ ने
हमारे नौजवानों ने काफी हद तक इसको दूर करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आज भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके बैठे हुए हैं। वो कब तक लेके बैठे रहेंगे हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप समाज से इस चीज को दूर करें और इसको ठीक करने की कोशिश करें। गाइस, आई होप सो कि ये जो क्वेश्चन बताए आपको समझ जरूर आए होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक जरूर कुछ चीज बताना चाहूंगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा और उसका आप कहीं ना कहीं फायदा उठाएंगे। देखो, रास्ते बहुत हैं आगे बढ़ने के लिए, कोई कमी नहीं है। और आपने देखा है कि आपके रास्तों में पत्थर, रोड़े फेंकने वाले बहुत जने हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। डिसाइड आपको करना है कि जो आपके रास्ते में पत्थर फेंक रहा है, आप उनको पत्थर उठाकर मारोगे, उनको गाली दोगे, कि उन पत्थरों को इकट्ठा करके मिला जुलाकर एक पुल बनाओगे, सेतु बनाओगे, फ्लाईओवर बनाओगे और उसे पार करके आगे बढ़ जाओगे। डिसाइड आपको करना है कि आप करोगे क्या। आप रिएक्ट करोगे, लड़ोगे कि आगे बढ़ोगे। आप पे टाइम नहीं है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। डू नॉट थिंक दैट यू आर वीक। यू आर नॉट वीक, यू आर सो इंटेलिजेंट बिकॉज यू कैन मेक द आंसर टू योर सेल्फ। आप अपने आप अपना आंसर बना सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग। अगर आप पढ़ लें तो पढ़ते ही दिमाग पे सारे आंसर अपने क्रिएट हो जाएंगे। जस्ट थिंक, आप सोचें। जब आप सोचोगे तो ऑटोमेटिक सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। ये बात दिमाग से निकाल दें कि आपको कुछ याद करने की जरूरत है। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोशिश भी करेंगे तब भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सो गाइस, ये था हमारे इस वीडियो के कुछ क्वेश्चंस और कुछ बातें। आई होप सो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ वो बेल आइकन जो दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियो आपको जल्द से मिल सके। और तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।